नमस्कार दोस्तों। 13 जून से दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है इजराइल और ईरान के बीच में। 13 जून को इजराइल क्या काम करता है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पे वो हमला कर देता है और उसके जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे उनको नष्ट कर देता है। इसके बाद ईरान क्या काम करता है कि इजराइल की जो राजधानी तेल अबीब है वहां पे वो लगातार बॉम्बिंग करता है और हजारों की संख्या में मिसाइलों के द्वारा अटैक कर देता है। जिसके जवाब में इजराइल क्या करता है कि जो ईरान की राजधानी तेहरान है वहां पे वो लगातार हमले कर रहा। अब इन दोनों के बीच में जंग लगातार डेली डेली बढ़ती जा रही है। ट्रंप की भी भूमिका बढ़ गई है कि ट्रंप जो मिडिल ईस्ट में इतने सक्रिय हुआ करते थे वो बार बार ईरान को धमकी दे रहे कि जो ईरान है, ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अयतुल्ला खुमैनी, वो युद्ध से पीछे हट जाएं, हार मान ले। वही ईरान क्या कर रहा कि ईरान के जो लीडर अयतुल्ला खुमैनी है वो कह रहे कि जो भी ऐसा सोच रहा, चाहे वो यूएस हो, इजराइल हो, कोई भी हो, अगर वो ऐसा सोच रहे कि ईरान पीछे हटने वाला है तो बिल्कुल गलत सोच रहे। वो ईरान के इतिहास को नहीं जानते हैं। वही नेतन्याहू चाहते हैं, जो इजराइल के पीएम है, वो चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरीके से परमाणु हथियार न बनाने पाए, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो उनकी जो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मिडिल ईस्ट में ईरान ही ऐसा देश है जो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा। इस्लाम की जो जितने भी इस्लामिक देश हैं उनमें से पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और दूसरा ईरान ऐसा देश है जो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान ने एनपीटी पे साइन कर रखा है, जो एनपीटी पर ईरान ने भी साइन कर रखा कि वो नहीं बनाएगा, लेकिन वो अभी वो कह रहा कि वो एनपीटी से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही एनपीटी से बाहर होने की अगर वो खबर सही हो जाती है तो ईरान क्या करेगा, अपने जो यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम है उसका वो और तेजी से कर देगा। और जैसे ही यूरेनियम का संवर्धन करेगा वो, तो होता क्या है कि यूरेनियम एक निश्चित मात्रा में जरूरी होता है बिजली बनाने के लिए। जो परमाणु के रिएक्टर होते हैं उनका जो ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है। और यूरेनियम एक मात्रा तक सेम प्रक्रिया से बम बनता है, सेम प्रक्रिया से बिजली बनती है। एक निश्चित अनुपात में से कम अगर यूरेनियम रहेगा तो वो बिजली बनाने के काम आएगा, लेकिन वहीं पे एक अनुपात से ज्यादा हो जाएगा तो वो परमाणु बम बनाने की तरफ चल जाएंगे। तो इजराइल क्या सोच रहा कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो हम पे अटैक कर देगा, क्योंकि ईरान का जो नेचर है वो इतना एग्रेसिव है, इस्लामिक राष्ट्र है, तो वो किसी तरीके का किसी दुनिया का सुनेगा नहीं और वो हम पे हमला कर देगा। इसलिए ये परमाणु हथियार बनाने ही ना पाए, इसलिए जो नेतन्याहू है उन्होंने हमला कर दिया ईरान पे। अब होता क्या है, इसमें यूएस की एंट्री तो हो गई, जो रसिया के राष्ट्रपति पुतिन है उनकी भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि दुनिया अब इंतजार कर रही है, क्योंकि जो यूएस है उसने तो खुले तौर पे इजराइल का समर्थन हमेशा से किया है। अब यूएसएसआर जो पहले था, आज जो रशिया है उसके जो राष्ट्रपति पुतिन है, देखते हैं वो किस तरफ जाते हैं और मिडिल ईस्ट में किस तरीके से अस्थिरता बढ़ने वाली है, क्योंकि लगा दो कोई भी देश, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, पीछे हटने वाले नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये लड़ाई शुरू कहां से हुई और पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह की स्थिरता या इजराइल के साथ लड़ाई इस तरह की क्यों बनी रहती है। अभी हुआ क्या, ईरान के एक मिनिस्टर ने यह दावा किया कि अगर इजराइल इजराइल हम पे हमला करता है, न्यूक्लियर बम की या न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, तो पाकिस्तान हमारी तरफ से मतलब कि इजराइल पे हमला कर देगा, परमाणु अटैक कर देगा। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने यह कहा कि नहीं, हमने इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन ये हम जरूर कह रहे हैं कि इजराइल जो है एक तरीके का आतंकवाद ही फैला रहा है। इजराइल के पास परमाणु हथियार होना उसके बगल के जो राष्ट्र है उनके प्रति संकट पैदा कर रहा है। तो आज हम इस पूरे इतिहास को जानेंगे कि ये युद्ध लगातार इस तरीके के इजराइल के साथ क्यों बने रहते हैं, उसमें अमेरिका क्या भूमिका निभा रहा, पाकिस्तान का क्या एंगल है, रशिया का क्या एंगल है। ये सारे एंगल को हम एक ही वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि भाई असली जो युद्ध हो रहा या जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है इसकी असली वजह क्या है। आप हजारों वीडियो देख चुके होंगे टीवी पर, लेकिन मूल जो समस्या है उसके विषय में आप नहीं जान पाए होंगे। आपसे कोई पूछे कि असली वजह क्या है तो नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इतिहास जानना होता है, और जब इतिहास जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वजह है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई की। तो उसी के इतिहास के विषय में जानते हैं। देखो, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इजराइल और ईरान का दोनों का इतिहास किस तरीके से संबंधों का रहा है। उसके बाद थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान का और इजराइल का संबंध किस तरीके का रहा, अमेरिका का और इजराइल का, ईरान का संबंध किस तरीके का रहा। तो ये चार देश जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो किस तरीके से संबंधों में अभी तक रहे हैं और आज का कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ गया है इतना ज्यादा। तो देखो, प्रारंभ में जब 1948 में इजराइल बनता है, इजराइल 1948 में बनता है, जब दुनिया भर से जर्मनी से मार मार के जो यहूदी थे उनको भगाया गया, तो जहां से ये मतलब कि ये धर्म जन्म लिया था वो जगह है यरूशलेम,
जेरूसलम जो इज़राइल में है, वहीं से तीनों धर्म उत्पन्न हुए हैं। इज़राइल का जो जेरूसलम है आज इज़राइल के पास है, पहले वो फिलिस्तीन हुआ करता था और फिलिस्तीन के की जो जगह है वहीं पे एक जगह है जेरूसलम, वहीं से ये तीनों धर्म जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई निकले हैं, इन तीनों को शामी धर्म कहा जाता है। तीनों को जो मूल है वो एक ही है। और फिर जब जर्मनी से इनको मारा गया, हिटलर ने मार मार के भगाया, इनकी हत्या के जितने यहूदी थे तो ये भाग के अपनी जगह पे आए और फिर वहीं से 1948 में इजराइल का गठन होता है। तो हम ये देखेंगे इजराइल के गठन के बाद और फिर वहां से इजराइल की जैसे 1948 में स्थापना हो जाती है और इधर ईरान का जो शासक था, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को मान्यता दी और उसके बाद 1979 तक 1980 के दशक तक दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। तब कोई दिक्कत नहीं आई ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में। फिलिस्तीन का संकट इजराइल से जो चल रहा था वो चलता ही रहा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आए। होता क्या है, 1979 में जब इस्लाम की क्रांति होती है, जो आयतुल्लाह खुमैनी है आज, इनके द्वारा इस्लाम की क्रांति होती है और ये कहते हैं, इसको इस्लामिक क्रांति बोला जाता है, इस्लामी क्रांति बोला जाता है। ये कहते हैं कि ईरान जो है इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। यहाँ पे जो काम करेंगे, मतलब कि जो शासक होगा, जो इस्लाम की मान्यताओं को अगर मान्यता देता है तो वही शासक बनेगा, नहीं यहाँ पे कोई और शासक नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में यहाँ पे इस्लामी क्रांति हुई और जो नेता थे उन सबको हटा दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी खुद ही इस्लाम के सबसे बड़े लीडर वहां पे ईरान पे बन गए। और जब ये बन जाते हैं आयतुल्लाह खुमैनी, चूंकि ये इस्लाम की वजह से लीडर बने थे, मतलब इन्होंने धर्म को आगे करके फिर लीडरशिप अपनाई थी। तो अब जैसे ही ये धर्म को आगे रखेंगे तो जहां पे फिलिस्तीन जो इस्लाम के लोग रहते हैं, इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं, तो इन्होंने फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन भी मुस्लिम राष्ट्र था। तो जब इन्होंने ईरान ने फिलिस्तीन का साथ देना शुरू किया तो इजराइल से टेंशन तो बढ़ ही जाएगी। और जब टेंशन बढ़ गई तो दोनों के बीच में तनाव की शुरुआत हो चुकी 1979 की क्रांति के बाद। और ईरान ने इजराइल को क्या कहा, ये तो एक छोटा शैतान है, इसको छोटा शैतान बताया। और जब इस तरह की बातें ईरान की तरफ से आएंगी तो इजराइल और एग्रेसिव हो गया। और उधर उन्होंने जब इसको छोटा शैतान बताया तो बड़ा शैतान किसको कहा, बड़ा शैतान इन्होंने अमेरिका को कहा। ये दोनों चीजें होने लगी, ठीक है। अब देखो 1980 में क्या होता है, ईरान ने हिजबुल्लाह जो लेबनान का एक आतंकवादी संगठन या एक्सट्रीमिस्ट जो संगठन है उसको समर्थन कर दिया। इजराइल हमेशा से जो इस्लाम के एक्सट्रीमिस्ट संगठन है उसके विरोध में रहता है। लेबनान बगल का देश है, उसमें उन्होंने समर्थन कर दिया लेबनान का, ईरान ने। और जो हमास जो है फिलिस्तीन का जो संगठन है, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट, जो मतलब कि इजराइल से अब स्वतंत्रता चाहता है कि हम जो फिलिस्तीन है वो अलग देश रहे। अब जब ईरान इन दोनों को हमला समर्थन कर देगा तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल ने जो प्रॉक्सी वार होता है वो ईरान के खिलाफ छेड़ दिया। और जैसे ही ईरान के खिलाफ, प्रॉक्सी वार का मतलब है कि खुल के वार नहीं करना, लेकिन पीठ पीछे सारी चीजें करते रहना वार जैसे ही। और जैसे ही उसने ये किया तो उसने इसके माध्यम से, प्रॉक्सी वार के माध्यम से क्या किया, इजराइल ने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम थे उनको खतरा माना कि भाई ये जब इस तरीके से कर रहा तो अगर ये परमाणु जो कार्यक्रम अपना चला रहे, परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे, वो हम पे मार देंगे, हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि ये देश बहुत एग्रेसिव देश है। तो इस तरीके से इजराइल ने क्या किया, इनके परमाणु हथियार के जो चीजें थी उनको नष्ट करने का मतलब कि इरादा ठान लिया मन में कि ईरान को हम बर्बाद करके रहेंगे। और उधर इराक जो एक दूसरा देश था, उसके जो परमाणु रिएक्टर थे ओसीराक 1980 के दशक में जो इजराइल ने यहाँ पे हमला करके इसको खत्म कर दिया। और जैसे इसको खत्म कर दिया तो ईरान भी टेंशन में आएगा कि इजराइल इस तरह की चीजें कर सकता है, तो इनके दोनों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। 21वीं सदी में क्या होता है कि 2000 से ईरान का परमाणु कार्यक्रम का तनाव का मुद्दा बना रहा कि ईरान जो है अगर परमाणु हथियार बनाता है तो इजराइल पे संकट आएगा। तो इसलिए इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अब डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास भी उतना कमजोर राष्ट्र तो है नहीं, फिलिस्तीन के दबा लेगा। तो इजराइल ने क्या किया कि जो साइबर अटैक होते हैं ना वो शुरू कर दिया। इनके परमाणु कार्यक्रम जो हैं उनको साइबर अटैक के द्वारा हम नष्ट कर देंगे। और जो ईरानी वैज्ञानिक थे उनको मारना शुरू कर दिया। कई वैज्ञानिकों को, ईरान के जो वैज्ञानिक थे उनको मार के खत्म कर दिया इजराइल ने। और एक साइबर अटैक भी किया जिसको स्टंकनेट बोलते हैं, उसके माध्यम से उसके परमाणु कार्यक्रम में कुछ मॉलवेयर फैलाने की कोशिश की जिससे उनका परमाणु का जो बम बनाने की प्रक्रिया वही खराब हो जाए। और 2025 के में 13 जून को वही बता रहा था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है और परमाणु ठिकानों को खत्म कर देता है।
और जैसे ही खत्म करता है तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है लड़ाई वाली। अब थोड़ा सा पाकिस्तान का और ईरान का एंगल देख लो, क्योंकि पाकिस्तान खुल के ईरान का सपोर्ट करता है, इजराइल का वो किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, भले कहे चाहे ना करे। अमेरिका के साथ तो रहेगा, अमेरिका भले इजराइल के साथ है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल का सपोर्ट ना करके वो ईरान का सपोर्ट करता है और उधर अमेरिका से संबंध तो बना ही रखा है। तो हम थोड़ा सा इसके इतिहास को जान लेंगे तो और हमको आसानी होगी कि पाकिस्तान इसका सपोर्ट क्यों करता है। शुरुआत से पाकिस्तान के सहयोग बहुत अच्छे नहीं रहे ईरान के साथ, क्योंकि ईरान जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है, और जो पड़ोसी होता है उससे नोक झोंक तो लगी ही रहती है। तो ईरान का जो 1947 में भारत से आज़ाद होता है पाकिस्तान, मतलब कि भारत से अलग होता है और अलग देश के रूप में हो गया। ईरान पहले से देश है, पाकिस्तान 1947 में देश बना। तो जैसे ही पाकिस्तान मतलब कि देश के रूप में सामने आया तो इजराइल जो ईरान है इसने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत सारी आर्थिक सहायता दी, सैन्य सहायता दी, इससे दोनों के संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन फिर वही बात, जब 1970 के दशक में इस्लामी क्रांति हुई आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में, जब इस्लामी राष्ट्र बना, क्या कहते हैं ईरान, तो उसने ईरान जो है, ईरान में जितने भी मुस्लिम हो शिया मुस्लिम है, शिया और सुन्नी का झगड़ा। ईरान जो इस्लाम है उसके दो कल्ट माने जाते हैं, शिया लोग और सुन्नी लोग। तो ईरान जो है शिया मुल्क है, मतलब वहाँ शियाओं की संख्या ज़्यादा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब कौन है, सुन्नी मुल्क है। तो अब जब ये शिया है और ये सुन्नी है और इस्लाम के अभी तक धार्मिक शासन नहीं था, लेकिन जब धार्मिक शासन बना तो धर्म की जो चीज़ें होती वो बढ़ गई। और धर्म इन दोनों को, जो इस्लाम है उसमें दो तरीके के लोग हैं, एक शिया है एक सुन्नी है, तो इनमें भी अलगाव वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जो ईरान था वो शिया है, पाकिस्तान सुन्नी है, तो पाकिस्तान ईरान के करीब न जाके वो जो और दूसरे सुन्नी मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब, इनकी तरफ बढ़ने लगा, दोनों के बीच में करीबी आने लगी। फिर भी दोनों के बीच में संबंध अभी बिगड़े नहीं। और बिगड़े क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो तुम अपना करो, हम तुमसे बहुत मेल मिलाप नहीं रखेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नुकसान या हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो क्यों, क्योंकि वो देखा गया जब अफगानिस्तान में यूएसआर ने मतलब यूएसआर अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएसआर मतलब जो रशिया है आज का और अमेरिका के बीच में जब युद्ध होता है तो पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है और वही इजराइल भी अमेरिका का साथ देता है, तो मतलब कि ईरान भी अमेरिका का साथ देता है। तो दोनों के संबंध यहाँ तक नॉर्मल बने रहे। 1990 के बीच में क्या होता है कि बलूच का अलगा, जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, उसमें अलगा शुरू हो जाता है, आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और दोनों की तरफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो मतलब कि अलगाववादी गुट बढ़ने लगते हैं। ईरान जो है पाकिस्तान के अलगाववादी गुटों को मतलब कि बढ़ावा देता है और पाकिस्तान वाली जो पाकिस्तान क्या करता है, जो ईरान के अलगाववादी गुट है इनको बढ़ावा देना शुरू करता है। और जब ये एक दूसरे को बढ़ावा देना शुरू करेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो इनके बीच में टेंशन यहीं से शुरू हो जाती है। पहले टेंशन नहीं थी, लेकिन 1990 के दशक से जो बलूचिस्तान है वो जैसे ही वहाँ पे अलगाव की चीज़ें शुरू होती हैं और उधर ईरान में भी इस तरीके की चीज़ें थी, तो दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के जो विरोधी लोग हैं उनको बढ़ावा देंगे और जब बढ़ावा देंगे तो दोनों के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। अब हाल के दिनों में क्या हुआ, लेकिन इस्लाम के जो देश हैं वो दूसरे से भले लड़ाई करते रहे, लेकिन जब उन पे संकट आता है तो सारे एक हो जाते हैं। उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे हुई कि हाल के वर्षों में हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ईरान पे जो अटैक हुआ ना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे, तो पाकिस्तान ने क्या किया, ईरान का खुला समर्थन किया और सहयोग का वादा दिया कि हम उसके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम इजराइल पे परमाणु हमला कर देंगे, जो वहाँ के जो इजराइल के जो मतलब कि मिनिस्टर, ईरान के जो मिनिस्टर जो दावा कर रहे थे। अब देखो पाकिस्तान का और इजराइल का थोड़ा संबंध समझ लो तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह कहा ही नहीं कि हमने इजराइल पे हमले का दावा किया है जो ईरान के मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं दी। फिलिस्तीन पहले देश था, इजराइल वाले बाद में आए, वहाँ पे 1948 पे आके लड़ाई झगड़ के उन्होंने अपना देश बनाया, लेकिन पाकिस्तान मान्यता नहीं देता। वो कहता है कि इजराइल तो कोई देश था ही नहीं, ये तो आतंकवादी समूह है, आके लड़ाई किए और मार के जो फिलिस्तीनी कमजोर लोग थे उन पे शासन करने लगे और अपना देश अलग बना लिया। तो इसने देश के रूप में पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी। 19 या तब तो मान्यता तो नहीं दी, लेकिन इनके बीच में किसी तरीके का मतलब कि विवाद नहीं था, क्योंकि दूर दूर देश है, पड़ोसी तो है नहीं। और ईरान का भी मतलब कि ईरान से भी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की नज़दीकी थी नहीं, जिसकी वजह से या जो खुल के मतलब कि पाकिस्तान इजराइल के संबंधों में तनाव हमको देखने को नहीं मिलता। 1980 के दशक में भी हम देखते हैं कि जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में हमला करता है
और जो यूएसए और रसिया के बीच में युद्ध होता है अफगानिस्तान को लेकर, तो यूएसए को सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान करता है। इजराइल भी यूएसए को सपोर्ट करता है, अमेरिका को सपोर्ट करता है। तो दोनों के बीच में तनाव हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा, और इजराइल क्या करता है? पाकिस्तान को हथियार भी देता है इस दौरान। तो दोनों के बीच में संबंध सही बने हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 21वीं सदी में अभी क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इजराइल के लेबनान और गाजा पर इजराइल ने हमला किया। और जब इजराइल ने लेबनान पे, और जो गाजा है, गाजा कहाँ है? फिलिस्तीन का जो पार्ट है उसी पे है गाजा। तो जब फिलिस्तीनियों पे अटैक किया तो ये पाकिस्तान ने इनकी निंदा की और इजराइल को आतंकवादी राज्य का। तो यहीं से टेंशन शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। ये अमेरिका से संबंध इन तीनों देशों का कैसे है। 1979 के बाद जब इस्लामी क्रांति हो जाती है, उसके पहले अमेरिका से ईरान है, इनका संबंध बढ़िया बना हुआ है। उसमें उस समय तक कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हो जाती है, तब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे इजराइल से संबंध अमेरिका का मजबूत है ही, तो अमेरिका क्या करता है, ईरान के खिलाफ, ईरान जो परमाणु बम बना रहा था उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा देते हैं कि अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम किया तो आर्थिक प्रतिबंध इनके खिलाफ, सैन्य प्रतिबंध, हजार तरीके के प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे ये दुनिया के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे, तेल कहीं और नहीं बेच पाएंगे। और जब ये कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे तो उनको नुकसान होगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा, वो अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो बंद कर देंगे। 2015 में इसी को लेकर JCPOA एक समझौता होता है, जिसके तहत P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर है, P5 वो और जर्मनी, ये मिलकर एक समझौता करते हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम का इन्रिचमेंट वहां तक करेगा जहां तक उसकी बिजली की जरूरतें, आर्थिक जो मतलब कि थर्मल की जरूरतें हैं, सारी चीजें वो पूरी हो जाए, लेकिन परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस तरीके से ये चीजें चलती रही। लेकिन अमेरिका ये देखता है कि भाई जो ईरान है ये यूरेनियम को एक सीमा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इनरिच कर रहा है। ये उनके जो मतलब की एजेंसियां है उनसे पता चल जाता है। जो IEA ये है, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी जांच की और उसने भी पाया कि एक हाथ से ज्यादा जो मतलब कि ईरान है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा। तो उसकी वजह से ट्रंप क्या करते हैं, 2018 में इस समझौते से अलग हट जाते हैं, और इस समझौते से अलग हट जाते हैं और ईरान से कहते हैं कि अगर तुमने ये किया तो तुमको हम मतलब कि बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो ईरान से इस तरीके का अमेरिका का संबंध है। इजराइल से किस तरीके का अमेरिका का संबंध है? 1948 से जब से इजराइल बना, क्योंकि यहूदी क्या है अमेरिका में बहुत ज्यादा मजबूत है। अब यहूदी लॉबी, वहां की जो सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां तक में खूब सारे बैठे हुए हैं। ये समझ लो कि वहां बहुत सारे सांसद यहूदी ग्रुप से हैं इस तरीके से। तो 1948 से जब से इजराइल बना, तब से ये लगातार इसका समर्थन करते हैं, मतलब कि अमेरिका इसका इजराइल का समर्थन करता है। अरबों डॉलर की सहायता हर साल इजराइल को देता है। और अगर यूएन में कोई मुद्दा आता है इजराइल के खिलाफ तो उसमें वीटो का काम करता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 बड़े मेंबर हैं, जैसे जो P5 है उसमें से एक अमेरिका भी है। तो अगर वो किसी चीज पे वीटो कर देते हैं तो जिनके खिलाफ या जिनके समर्थन में कोई चीजें लाई जाती है यूएन में, वो खारिज हो जाती है। तो अमेरिका हर बार ऐसे कर देता है और समर्थन बना रहता है। लेकिन अमेरिका बहुत चालाक देश है, उसकी नीति है कि कुत्ता बनाए रखो और अगर पगलाए तो गोली मार दो, उसकी ये नीति है। तो वो पूरी तरीके से युद्ध से भी बचना चाहता है कि युद्ध भी ना हो, नहीं तो मैं हथियार कैसे बेच पाऊंगा। वो ईरान को भी हथियार देगा, बगल के सारे देशों को हथियार देता रहता है वो। लेकिन देख, भारत पाकिस्तान को हथियार देगा, भारत को हथियार देगा, जो एक हथियार भारत को देगा उसके उल्टा हथियार पाकिस्तान को दे देगा। इससे क्या होता है कि जब एक दूसरे का काट दूसरे को देते रहते हो और ये चाहते हो कि दोनों युद्ध ना करें, तो एक बड़ा हथियार को ये पाकिस्तान को दिया, उसके बाद भारत का लो, तुम इससे बड़ा हथियार ले लो। तो अमेरिका की नीति है कि भाई उसका दिमाग में सिर्फ पैसे वाली चीजें या हथियार बेचने वाली चीजें ही चलती हैं। तो वो चाहता है कि पूरी तरीके से युद्ध ना हो। अगर युद्ध हो जाएगा तो ये चीजें रुक जाएंगी। क्यों रुक जाएंगी? क्योंकि जब दोनों का खात्मा ही हो जाएगा तो बेचेगा किसको। इसलिए वो चाहता है कि अस्थिरता बनी रहे लेकिन युद्ध ना हो। अमेरिका की ये नीति है। और अमेरिका पाकिस्तान से इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। 1950 से जब से पाकिस्तान बना, लगातार पाकिस्तान को सहयोग ये देता रहा। पाकिस्तान को सीएटो सेंटो इसका हिस्सा बनाया। अफगानिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने सहयोग किया। 9/11 हुआ पाकिस्तान के द्वारा, तो घुस के मारा भी अमेरिका ने। उसके बाद दोनों देशों के बीच में लगातार सहयोग बना है। लेकिन तालिबान जो है उसको लेकर, जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद दोनों के बीच में बना रहता है। 2025 में तनाव हुआ
लेकिन अभी रिश्ते तो दोनों के फिर नॉर्मल हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के जो सैन्य मतलब के सलाहकार हैं वो अभी ट्रंप से मिलके आए हैं, और दोनों ने इस तरह की रणनीति, ये खबरें निकल के आ रही कि दोनों के बीच में सैन्य को लेकर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और ज्यादा हथियार देने को लेकर के दोनों के बीच में बातचीतें हुई है, आज की न्यूज है। तो इस तरीके के रिश्ते अमेरिका के हैं। अब देखो, जब इस तरीके के रिश्ते होंगे, सारे के रिश्ते समझ लिए, अब आप ये समझो कि जो मध्य पूर्व है, जो मिडिल ईस्ट है, इसमें तनाव क्यों बना रहता है। ये तो अपने संबंध समझ लिए, इजराइल से, ईरान से, पाकिस्तान से, अमेरिका, सबके संबंध समझ लिए। अब ये समझो कि यहाँ पे तनाव हमेशा क्यों बना रहता है, इजराइल ईरान से संबंध मतलब लड़ाई क्यों होती रहती है, इजराइल क्यों मतलब कि मुस्लिम देशों से लड़ता रहता है, और सिया सुन्नी आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझो। पहला कारण इसका ये है कि धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन है। ईरान जो है शिया देश है, सऊदी सुन्नी देश है, और ये दोनों क्या करते हैं कि इनके बीच में सिया सुन्नी वाला जो चीजें हैं वो लेके मतभेद बना रहता है। तो ये जो सिया देश है वो सिया को सपोर्ट करता है, जो सुन्नी है सुन्नी को सपोर्ट करता है। इस वजह से जैसे यमन और सीरिया इन दोनों का मुद्दा होता है, तो वहां पे ये पीछे से मतलब कि एक दूसरे को पुलाते रहते हैं, प्रॉक्सी वार कराते रहते हैं। तो जो छोटे छोटे देश है उनमें अस्थिरता इन देशों की वजह से, ईरान, सऊदी अरब, जो बड़े बड़े देश हैं, इनकी वजह से बनी रहती है। इसराइल और फिलिस्तीन का आप संघर्ष समझ ही रहे हो कि फिलिस्तीन एक देश था, और फिर बाद में इसराइल 1948 में आके यहाँ रहने लगता है, अपना देश बनाता है, और इनको मार मार के केवल समेट देता है, इस किनारे और इस किनारे। एक वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक हो जाता है, ये गाजा हो जाता है। जब इन दोनों पे समेट देता है तो इनका संघर्ष तो हमेशा संघर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को अपनी जगह से भगाओगे तो वो कभी भी उस जगह चाटने को तैयार नहीं होगा, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक लड़ता रहेगा। और चूंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी तेल के भंडार, गैस के भंडार, पेट्रोल के भंडार, सारे चीज के मतलब कि पर्याप्त मात्रा में संग्रह है, तो दुनिया की नजर इन पे भी बनी रहती है कि जो रसिया है, यूएसए है, यूरोपीय देश है, इनकी नजर लगातार बनी रहती है कि यहाँ के जो संसाधन है वो किसी तरीके से यूज किए जाए। और जब यहाँ के संसाधनों को यूज करेंगे, यूज करने को लेके एक दूसरे की मतलब की वो करेंगे, आगे आएंगे, तो तनाव बढ़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि संसाधन को लेके ये भी चाहता है इनके संसाधनों का यूज करना, ये भी चाहता है, और यूरोपीय जो देश है वो तो चाहते हैं, तो संघर्ष यहाँ पे बनाए रखेंगे। और इसी तरीके से जो आतंकवाद है, आतंकवाद लगातार जो इस्लामिक आतंकवाद है, या ये कह लो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, उनकी वजह से, जैसे ISIS है, उसकी वजह से यहाँ पे अस्थिरता बनी रहती है। तानाशाही वाले शासक हैं, मतलब कि बहुत सारे देश ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में, लोकतंत्र मिडिल ईस्ट में है ही नहीं। तो जो या तो राजा है, शासक है, वही तानाशाह बन जाता है, उसी का कहना ही कानून हो जाता है। जब इस तरह की चीजें रहेंगी तो जो जनता होगी उसके राइट्स वगैरह ज्यादा कुछ होते नहीं है, और जब राइट्स नहीं होंगे तो आंतरिक जो स्थिरता है वो बढ़ने के चांस हमेशा बने रहेंगे। इससे राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी। ठीक है, अभी अफगानिस्तान में आपने देखा कि जो लोकतंत्र लाया भी गया, कुछ दिन बाद फिर तालिबान का शासन आ गया। सांस्कृतिक विविधता भी है। सांस्कृतिक विविधता का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुर्द है, अरबी है, फारसी है, तुर्क है, अलग अलग मतलब की जात के लोग हैं, उनके बीच में स्वायत्तता को लेके, इन सब चीजों को लेके संघर्ष लगातार बना रहता है। कुर्दों की मांग थी कि कुर्दों की स्वायत्तता को लेके, इसी तरीके से तुर्की, सीरिया, इराक में संघर्ष लगातार बने रहे हैं। तो ये आपने समझा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता क्यों बनी रहती है। अब देखो देखो मैं आपको मैप के माध्यम से कुछ समझा देता हूँ, दोनों इन तीनों की स्थिति देखो। ये है ईरान, ईरान की ये राजधानी तेहरान है, इधर ये अफगानिस्तान है, इधर मतलब कि पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अब आओ इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है इजराइल, इतनी दूर है दोनों, फिर भी मतलब इनके बीच में ये चीजें शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, अब ईरान जो है परमाणु हमले की धमकी देता है, परमाणु जो हथियार है उनको बनाने की कोशिश करता है। हमारे परमाणु, चूंकि ये मुद्दा पूरी तरीके से परमाणु को हथियार बनाने को ही लेके हो गया है, तो थोड़ा सा ये जान लो कि दुनिया में अभी सिपरी की रिपोर्ट आई है, उसके मतलब उसमें ये डिटेल रही कि दुनिया में परमाणु जो हथियार है वो किस देश के पास कितने हैं। यूएसए के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, मतलब रसिया के पास सबसे ज्यादा है, 5580 परमाणु हथियार हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट मतलब कि अमेरिका के पास 5225 हथियार हैं। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा हथियार, लेकिन 2 ही ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ज्यादा हैं। लेकिन ये बताओ, चाहे 1 हथियार हो, 2 हथियार हो, 10 हथियार हो, 5000 हथियार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए 7-8 परमाणु हथियार ही संभव मतलब काफी हैं। तो ये बस संख्या बता रहा है कि आप दुनिया के पास कितने परमाणु हथियार हैं। यही 8 देश देखो, यूनाइटेड स्टेट, और फिर उसके बाद ये लंदन या ब्रिटेन कह लो, उसके बाद फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये इतने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है।
और ईरान क्या कोशिश कर रहा है कि मैं भी परमाणु हथियार बनाऊंगा। दुनिया में केवल एक इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो है पाकिस्तान। तो इजराइल कहता है कि भाई अगला नंबर पाकिस्तान का है, अगर इसने किसी भी तरीके से इजराइल को धमकी देने की कोशिश की, क्योंकि यही इस्लामिक देशों मतलब कि इस्लामिक जितने राष्ट्र हैं इजराइल उनको अपने लिए संकट मानता है। तो पूरे जो युद्ध हो रहे हैं आज के इजराइल के साथ जिसके भी हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा मुद्दा यही है कि इजराइल हमेशा जो इस्लामिक देश है उनसे मतलब कि अपने आप को खतरा समझता है, और इसीलिए उसने मतलब कि ईरान पे अटैक किया कि इसके जो परमाणु हथियार हैं या परमाणु हथियार जहाँ पे बन रहे हैं उनको पहले खत्म किया जाए, तभी ये मुद्दा सुलझ पाएगा। इसी को लेकर उसने कहा कि खुमैनी जो वहाँ के मेन लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, अगर इनकी हत्या कर दी जाती है, इनको मारने का प्लान इजराइल ने पूरा बना लिया था, अभी भी बंकर में छुप के बैठे हैं। वो कह रहा कि अगर इस आदमी को मार दिया गया, यही इस्लाम का बड़का लीडर बनता है, अगर इसको हटा दिया गया तब समझ लो कि ये मिडिल ईस्ट की समस्या समझ जाएगी, क्योंकि यही बढ़ावा देता है जो मतलब कि फिलिस्तीन को, वहाँ के इस्लामिक ग्रुप हमास को, लेबनान के हिजबुल्लाह को, आईएसआईएस को, सबको ये बढ़ावा देता है। इसलिए पहली बात तो ईरान का इस शासक को खत्म किया जाए। तो अभी ये बंकर में छुप के बैठे हैं ईरान इजराइल के डर से। तो आपने इस वीडियो में क्या समझा? इस वीडियो में आपने पूरे इतिहास को समझा, लड़ाई के मूल कारण को समझा। तब आप इस तरह के वीडियो जो आप सोशल मीडिया या कहीं जो मीडिया है उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। आपको केवल वार दिखाया जाएगा, मिसाइलें दिखाई जाएंगी, लेकिन आपको रियल में युद्ध का कारण क्या है वो नहीं बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।